Hello student, welcome back again my YouTube channel MR Suman CSC में. Today topic to be covered anti-government and the birth to communal holocaust in India. तो जैसा कि स्टूडेंट हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि कैबिनेट मिशन आ चुका था इंडिया में, और कैबिनेट मिशन में मोहम्मद अली जिन्ना को साइन भी कर दिया था 29 जुलाई 1946 को. मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन पे साइन भी कर दिया था. पर ये साइन करने के बाद उनको ऐसा क्या लगा कि उसने 29 जुलाई में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को विड्रॉ भी कर दिया, और जिससे कि 16 अगस्त को बहुत बड़ा दंगा भी देखने को मिला. दंगा कहाँ देखने को मिला? कलकत्ता, सिलहट, नोआखली, बिहार, त्रिपुरा एवं गढ़मुक्तेश्वर संयुक्त प्रांत में दंगा भी देखने को मिला. फिर ये दंगा देखने के बाद वायसराय वेवेल, लॉर्ड वेवेल ने 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस की सहायता से अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना करता है. और ये अंतरिम सरकार क्या होता है, ठीक है, देखो अंतरिम सरकार क्या है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उसके सहकर्मियों ने वायसराय वेवेल की काउंसिलिंग के सदस्यों के रूप में शपथ ली और अंतरिम सरकार बनाई. और अंतरिम सरकार बनाने के बाद वायसराय वेवेल ने मुस्लिम लीग को भी कन्विंस कर लिया कि वो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में ज्वाइन कर रहे हैं, वायसराय वेवेल ने भी. लेकिन वेवेल की एक सबसे बड़ी यहाँ भूल थी ये कि मुस्लिम लीग को बिना कोई वेवेल के इस कार्य से मंत्रिमंडल में असहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया. लीग द्वारा यह घोषणा कर दिए जाने पर उसने संविधान सभा में शामिल होने का वादा नहीं किया. मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और पाकिस्तान की मांगों और प्रखर रूप से रखा. अब देखते हैं अंतरिम सरकार के मंत्री 2 सितंबर 1946 को जो बना था और 15 अगस्त 1947 तक रहना था. जवाहरलाल नेहरू जो कि थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंध से था. वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री एंड लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के फेमस मंत्री वित्त मंत्री, इब्राहिम इस्माइल चंद्रपुरी वाणिज्य मंत्री और जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री. आखिर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सहायता क्यों नहीं कर रही थी? अंतरिम सरकार में कांग्रेस की सहायता क्यों नहीं कर रही थी? मुस्लिम लीग की भविष्य की रणनीति क्या थी कि कांग्रेस में जो कि अंतरिम सरकार बनाया हुआ था उसमें डेडलॉक क्रिएट करना. क्या थी मुस्लिम लीग की रणनीति? देखते हैं मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न की मानसिकता तथा भविष्य की रणनीति देखते हैं. 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई. देखो संविधान सभा की पहली बैठक होनी थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग पहले ही बैठक में सम्मिलित नहीं हुई. अब सोचो मुस्लिम लीग की क्या मानसिकता रही होगी. लीग की अनुपस्थिति में, अब जब लीग नहीं आई थी तब लीग की अनुपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने एक मसौदा पारित किया जिसमें एक स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लक्ष्य रखा था. जिसमें अब स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य तो बनाना था, और उसमें देखो क्या सबसे बड़ी बात थी क्या कि अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त संरक्षण देने की बात करी थी मुस्लिम लीग को. किसने? कांग्रेस ने. कांग्रेस के कौन लीडर? जवाहरलाल नेहरू ने. अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा था, संरक्षण देना था उसको भी, तथा सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी जिससे. अब मुस्लिम लीग कांग्रेस के लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाए. एक तो पहले मुस्लिम लीग संविधान सभा की पहली बैठक में वो अनुपस्थित रहे, और जब जवाहरलाल नेहरू ने एक मसौदा पारित किया तो उस पर भी मुस्लिम लीग ने क्या किया? सवाल उठाए. और जो हमने पीछे बताए थे कि लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल लेते. अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है कि बजट को पारित करना, शिक्षा मंत्री को देना, स्वास्थ्य मंत्रालय को बजट देना, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है. अब लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग का एक नेता था, उसने क्या किया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में डेडलॉक क्रिएट कर, वो कांग्रेस की सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके. वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आके बैठ तो गए थे, बस चाय समोसा खा रहे थे, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम ही नहीं कर रहे थे. कौन? लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग का एक प्रमुख नेता था. मुस्लिम लीग अब यही सब उद्देश्य जो देख के मुस्लिम लीग पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी. बस मुस्लिम लीग का एक ही काम था. क्या काम था? बस हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, उससे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं था. कांग्रेस ने सरकार से कहा कि मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सहायता करने के लिए बोले. अब सरकार वायसराय लॉर्ड वेवेल को, अब वेवेल की गलती थी, भूल थी. क्या भूल थी? कि मुस्लिम लीग से कोई बिना वादा किए ही उसको अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया. उनसे पहले ही पूछना चाहिए था कि आप अंतरिम सरकार में जाके कोई गतिरोध उत्पन्न तो नहीं करोगे. ऐसा तो वायसराय वेवेल ने उनसे पूछा नहीं, डायरेक्ट उनको वायसराय वेवेल ने ले लिया अंतरिम सरकार में, और लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने दे दिया.
ठीक है। तो वो देखते हैं कि कांग्रेस ने सरकार से कहा कि मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सहयोग करें अथवा सरकार से अलग होने के लिए कहें। अब जब यहाँ सरकार की कोई रिस्पांस नहीं आती है, तब फरवरी 1947 में क्या करता है, कांग्रेस का 9 सदस्य मिलके वायसराय को पत्र लिखता है, और पत्र में लिखा जाता है कि आप मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडल में सहयोग करने फिर से बोले, अन्यथा हम नामांकन को वापस ले रहे हैं। अब देखते हैं कि बर्थ एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता का जन्म एवं विकास। अगर हम कहें कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म तो हो रहा था, ये तो हमारे लिए गुड खबर थी, अच्छी खबर थी कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था। लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ अगर हम कहें कि सांप्रदायिकता का भी जन्म हो रहा है, तो ये एक बुरी बात है। सांप्रदायिकता का जन्म नहीं होना चाहिए राष्ट्रवाद के साथ साथ, लेकिन भारत में ऐसा ही कुछ हो रहा था कि राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ 19वीं शताब्दी के अंत तक सांप्रदायिकता प्रकट हो चुकी थी, जो भारतीय जनमानस की एकता के लिए बड़ा खतरा सिद्ध हुआ। अब हमें पता था कि राष्ट्रवाद का उदय तो होना है, राष्ट्रवाद के उदय होने का इसलिए होना है ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल सके, इससे हमारे राष्ट्रवाद के उदय होना है। लेकिन राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ क्या हुआ कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म का जन्म हो गया। अब देखते हैं कि सांप्रदायिकता का प्रकार कैसा कैसा होता है। सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद, इस विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोग के हित समान होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उनके हितों का धर्म से कोई लेना देना ना हो, तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अगर हम एक समाज में देखें, वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑन, कोई भी एक कम्युनिटी इसको अपने दिल पे मत लेना, क्योंकि एक सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करना है और ये मॉडर्न इंडिया वाया स्पेक्ट्रम के साथ चलना है, तो थोड़ा इसमें स्पेक्ट्रम से भी दूर जा सकते हैं और इसे कोई सिंसियरिटी के साथ लेना है। पूरी तरीके से किसी के धार्मिक टॉपिक को लेकर हम नहीं बोल रहे हैं, जो बस किताब लिखा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद में कि यदि उनके हितों का धर्म से कोई लेना देना नहीं हो। अगर एक समाज की बात करें तो समाज में अनेक कम्युनिटी के लोग रहते हैं और वो एक साथ में इसलिए रह सकते हैं ताकि अगर कोई किसी के धर्म को लेकर छेड़खानी ना करे तो उन एक पर्टिकुलर समाज में तो कभी भी झगड़ा हो ही नहीं सकता है, कभी क्लेश नहीं होगा अगर उनके धर्म को लेकर कोई विशेष बात ना हो। दूसरा देखते हैं उदारवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न होते हैं। उदारवादी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उदारवादी वो सब चीज़ों में उदार रहते हैं। इससे चलता है कि इस विचारधारा के अनुसार मतलब उदारवादी सांप्रदायिकता के अनुसार बहुभाषी समाज में, बहुभाषी समाज मतलब एक समाज में अनेक लोग, अनेक भाषा वाले बोलने वाले लोग, बहुभाषी समाज में धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित से भिन्न होते हैं। मतलब दोनों धर्म के लोगों का अलग अलग मन होता है, अलग अलग उन दोनों का सांसारिक हित होता है। अब देखते हैं चरम या उग्रवादी। ये जो तीसरा सांप्रदायिकता चरम पर, जिससे कि ये बहुत खतरा होता है चरम वाले सांप्रदायिकता पे। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे से विरोधी होते हैं। अगर मान लो कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी है, एक हिंदू कम्युनिटी है, तो ये दोनों का एक समाज में अलग अलग हित होगा, जिसे चरम बोलते नहीं है कि ये इसका अपराध चरम पे हो गया, बस वही है। इस तरह की व्यवस्था में दो धर्मों के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर एक समाज में हम बात करें कि मुस्लिम धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग, अगर उन दोनों में चरम वाली सांप्रदायिकता आ जाए, उन दोनों के भावनाओं में से किसी एक की भावना का चोट पहुँचे, तो वो दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते हैं। इसे चरम सांप्रदायिकता। अब देखते हैं कि इस सांप्रदायिकता में अंग्रेज और इंडिया में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को लेकर क्या बातें थी। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल बनाए, इस ट्रायंगल में सबसे ऊपर हम रखें ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज को, फिर एक साइड में रखें हिंदू और मुस्लिम्स को। देखो स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पर ब्रिटिशर्स तो पहले तो दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को मतलब कांग्रेस पार्टी को, एंड मुस्लिम्स को मतलब ML को, मुस्लिम लीग्स को।
कि कालांतर में भारत में बुर्जुआ वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग का उदय हो चुका था। उदय की यह प्रक्रिया हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदायों में समान थी। शुरुआती दौर में दोनों संप्रदायों समान थी, आगे चलकर दोनों में काफ़ी मतभेद हो गए। अगर हम इनिशियली फेज में बताएं तो प्रारंभिक में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में दोनों में सांप्रदायिकता समान थी। अब इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण 1857 की क्रांति देख लीजिए आप। 1857 की क्रांति में क्या था कि क्रांति के लोग, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, वो अभी भी क्या मान रहे थे, बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे, बहादुर शाह जफर को ही अपना ये बादशाह मानने के लिए तैयार थे कि अब आप भारत का बादशाह बन जाओ और अंग्रेज को यहाँ से भगाओ। 1857 की क्रांति में, जो कि 1857 की क्रांति हार जाने के बाद ब्रिटिश सरकार के हाथ में सत्ता आ जाती है 1858 के एक्ट के आने के बाद। ठीक है, तो इनिशियली फेज में हमने देखा कि 1857 की क्रांति में यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में बादशाह बनाने के लिए तैयार थे। तो उस टाइम में हिंदू और कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एकता थी। ठीक है, लेकिन आगे चल के इन दोनों में काफ़ी भिन्न हो गए। हाँ, अब जैसे आगे चलने की बात करते हैं। अब जैसे कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही है कि ये पाकिस्तान बन जाए और इधर पूर्वी पाकिस्तान, उधर पश्चिमी पाकिस्तान बन जाए। ठीक है, अब यहाँ अगर हम ये पंजाब वाले एरिया में बात करें कि पंजाब वाले एरिया में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की, और बंगाल वाले एरिया में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की, समाज की, तो पंजाब वाले एरिया में हम देखते हैं कि जो रूल एंड रेगुलेशन जैसा दिनचर्या हिंदुओं का पंजाब वाले एरिया में होगा, वैसा दिनचर्या हिंदुओं का बंगाल वाले एरिया में नहीं होगा। ताकि अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि दो अलग अलग जगहों पर हिंदू चाहे क्यों ना हो, लेकिन दोनों की मत भिन्न होंगे। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हम मुस्लिम्स की बात करें अगर पंजाब वाले एरिया में, और मुस्लिम्स की बात करें अगर हम बंगाल वाले एरिया में, तो जो बंगाल वाले एरिया का मुस्लिम्स का माइंड होगा, उसका रहने का ढंग जो अलग होगा, वो पंजाब वाले एरिया से भिन्न होगा। इसी कारण जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान और इधर ईस्ट पाकिस्तान की बात उठाई, जिससे कि बहुत बड़ा दंगा हुआ। अब देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक्स रीजन में मुस्लिम्स इतने पीछे। आगे देखते हैं ब्रिटिश, ऊपर में ब्रिटिश, हिंदू एंड मुस्लिम्स। अब देखते हैं कि 1815 के आसपास ही हिंदू कम्युनिटी में क्या था कि सोशल रिफॉर्मर आ चुके थे। एंड फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर इज RRR, राजा राम मोहन राय, 1815 ईस्वी में आ चुके थे। सोशल रिफॉर्मर आने का मतलब क्या था? सोशल रिफॉर्मर आने का मतलब था कि एजुकेशन इंक्रीज करना। सोसाइटी में जो भी कुरीतियाँ हैं, उस टाइम कुरीतियाँ बहुत ही, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब कुछ नहीं था। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भरी हुई थी। तो 1815 में जब सोशल रिफॉर्मर आए, हमारा समाज सुधारक आए राजा राम मोहन राय, उसने क्या किया, एजुकेशन को इंक्रीज किया। सबसे पहले हिंदू सोसाइटी में आई थी सोशल रिफॉर्मर। वहीं उसी के पैरेलल में हम देखें, अगर मुस्लिम लीग की बात करें उसी पैरेलल में, तो उस टाइम क्या होता, बहावी आंदोलन चल रहे थे। और बहावी आंदोलन किसके विरुद्ध चल रहे थे? ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। और जब हम इधर हिंदू कम्युनिटी की बात करें उस टाइम के पैरेलल में, तो राजा राम मोहन राय क्या कर रहे थे कि एजुकेशन इंक्रीज कर रहे थे। इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को अपना रहे थे। ठीक है, कौन साइड में? हिंदू साइड में। तो यहाँ पे हम पहले ही बता रहे हैं स्टूडेंट्स की, डिस्क्लेमर ऑन है, और इसमें कोई भी कम्युनिटी इसको सीरियस नहीं लेना। एक मैच्योरिटी के साथ पढ़ना है इसको और आगे बढ़ना है। तो आगे हम देखते हैं, जिससे कि अगर हम किसी समाज में एजुकेशन की बात करें, अच्छी शिक्षा की बात करें, गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा की बात करें, अगर अच्छी शिक्षा में मिल गई तो हमें क्या होता है कि राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, मतलब कि मध्यम वर्गीय समाज का उदय होता है। और ये जो इंटेलिजेंसिया का उदय होगा तो इससे क्या बनेगा? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में सब आएंगे। कब आएंगे? जब हमारे सोसाइटी में कोई सोशल रिफॉर्मर होगा, हमारे समाज सुधारक होंगे, हमारे सोसाइटी सही ढंग से चलेगी। तब क्या होगा कि इंटेलिजेंसिया का जन्म होगा। और इंटेलिजेंसिया का जन्म होने के बाद क्या होगा कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर एक्सेट्रा इन आवर सोसाइटी आर क्रिएटेड, हमारे सोसाइटी में क्रिएट होगा। और जिससे उस टाइम यही हो रहा था, और जिससे कि क्या होगा कि हमारे समाज और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और देखो इसी टाइम में हम साइकिल के रूप में देखते हैं कि मोर रिफॉर्मर आए, राजा राम मोहन राय आए, स्वामी विवेकानंद आए, बाल गंगाधर तिलक, ये सब मोर रिफॉर्मर आए, बहुत सारे
ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, ठीक है। तो ये सब रिफॉर्मर आने के बाद जैसे मोर रिफॉर्मर आए, अधिक रिफॉर्मर आए, क्या हुआ, अधिक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का जन्म हुआ। मोर रिफॉर्मर, मोर राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जब ज़्यादा मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का जन्म हो रहा है तो मोर एक्सेप्टेड गवर्नमेंट जॉब, जब सरकारी जॉब में अगर समाज में सब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो क्या होगा, जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। तो जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ गया, मोर एक्सेप्टेड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो ये साइकिल ऐसे ऐसे चलता रहा। हैंस प्रूफ क्या होता है कि दिस साइड इंक्रीज फास्ट, कौन सा साइड, हिंदू कम्युनिटी वाली साइड, हिंदू सोसाइटी वाली साइड क्या हुआ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ और अंग्रेज के सरकार में वो अपना काम भी करने लगे, ठीक है। उस टाइम ICS का एग्ज़ाम भी होने लगा, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिससे कि हिंदू फटाफट उसको क्वालिफाई कर रहे थे, सरकार के सरकारी विभागों में जा रहे थे। और मुस्लिम सोसाइटी अभी भी क्या थी कि वो इस रिफॉर्मर से पीछे थे। उसी पैरेलल में हमने बात करा कि बहावी आंदोलन चल रहा था किसके विरुद्ध, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। क्यों चल रहा था, क्योंकि उसे इंग्लिश एजुकेशन इस्टेब्लिश करना था ब्रिटिशर्स को इंडिया में, और जो कि मुस्लिम्स नहीं चाहती थी। मुस्लिम्स कम्युनिटी अगर इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लेती तो क्या होता कि अंग्रेजी भाषा, जिससे कि अरबी तथा फारसी भाषा पिछड़ जाती, ठीक है। अंग्रेजी भाषा अगर एक्सेप्ट कर लेती तो उसकी अपनी लोकल भाषा अरबी और फारसी भाषा पिछड़ जाती, जिससे मुस्लिम समाज में काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उसका आर्थिक स्थिति भी पिछड़ गई, सरकारी सेवाओं से वंचित होने लगे। अगर किसी क्लास में, और हम स्पेशल ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स अंग्रेज, उसकी सारी काम तो अंग्रेजी में होनी है। इसलिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि एजुकेशन रिफॉर्म, वेस्टर्न एजुकेशन को अपने एजुकेशन सिस्टम में लाना शुरू कर दिया। और ऐसा इसके पैरेलल में मुस्लिम लीग्स नहीं चल रही थी, मुस्लिम समाज नहीं चल रही थी, जिससे कि अब क्या होगा कि अंग्रेज हिंदू कम्युनिटी का ज़्यादा सपोर्ट करेगी। हिंदू कम्युनिटी का सपोर्ट इसलिए करेगी क्योंकि हिंदू वाले जितने भी पर्सन, इंटेलिजेंसिया, डॉक्टर, लॉयर, वकील, सब हिंदू साइड से आ रहे हैं, क्योंकि इसने अंग्रेजी भाषा को एक्सेप्ट कर लिया है और पढ़ पढ़ के सरकार के कामों में जा रहे हैं, सरकार के ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन मुस्लिम्स लीग यहाँ क्या थे, मुस्लिम कम्युनिटी क्या थी, वो अभी भी इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि उसका अपना लोकल भाषा अरबी और फारसी। जब हिंदू कम्युनिटी, हिंदू साइड वाले लोग ब्रिटिशर्स को में, ब्रिटिश ऑफिसेस में ज़्यादा कार्यरत हो गए, कोई पोस्ट पे जाने लगे, तो क्या किया, ब्रिटिशर्स सोचे कि हिंदू कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा हमारे पोस्ट में आ रहे हैं तो इनका सपोर्ट किया जाए। तो ब्रिटिशर्स किनका सपोर्ट करने लगे, हिंदू कम्युनिटी का सपोर्ट करने लगे, ठीक है, जिससे कि मुस्लिम्स पीछे रह गई। अब देखो टाइमलाइन पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1815 में क्या, तो सोशल रिफॉर्मर आना चालू हुआ, सोशल रिफॉर्मर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 1850 तक आते आते क्या हुआ कि हिंदू कम्युनिटी में अवेकनी भी बढ़ गई। किसकी अवेकनी, पॉलिटिकल अवेकनी, राजनीतिक चेतना भी बढ़ने लगी थी, ठीक है, जिससे 1857 की क्रांति हो गई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद क्या चले गया था कि ब्रिटिश सत्ता कंपनी के हाथ में नहीं रही थी और किसके हाथों में चली थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। उसी पर्टिकुलर टाइम में बहावी आंदोलन भी समाप्त हो रहा था। और आगे क्या हो रहा था, सबसे बड़ी घटना कि 1885 में INC की गठन हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन हो रहा था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन। अब यहाँ से ब्रिटिशर्स एक अलग खेल खेलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन होने से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लगा कि ये हिंदू कम्युनिटी तो ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है, इंडियन नेशनल एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया इन लोगों ने। अब क्या करना था ब्रिटिशर्स को कि हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करना था, मुस्लिम्स को सपोर्ट करना था। यहीं अंग्रेज़ों की नीति काम आती है, फूट डालो और राज करो, कि दोनों कम्युनिटी को आपस में भिड़ाओ और राज करो। अब वो मुस्लिम्स कम्युनिटी को ज़्यादा प्रीफर कर रही थी, हिंदू कम्युनिटी को ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रही थी। और ये बहावी आंदोलन किसकी अध्यक्षता में चला था, 1870 में सर सैयद अहमद खान, इसके अध्यक्षता में समाप्त भी हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रही थी कि 1870 के बाद मुस्लिम्स कम्युनिटी को सपोर्ट में आ गई थी, हिंदू कम्युनिटी के सपोर्ट्स में नहीं आई थी, ठीक है। अब मुस्लिम्स कम्युनिटी भी देखो, अलीगढ़ मुस्लिम्स यूनिवर्सिटी, मोहम्मदन इंग्लैंड ओरिएंटेड स्कूल ओपन खोलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब कुछ अंग्रेज इतिहासकार इसको क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता। अंग्रेज इतिहासकार ने हिंदू मुस्लिम को फूट देने के लिए एक साम्राज्यवाद की जड़ें मजबूत हो, इस बारे में लिखा। इतिहास का व्याख्यान अपने तरीक़ों से किया, किसने, अंग्रेज इतिहासकार ने हमारे भारतीय इतिहास का व्याख्यान अलग तरीके से किया। लेकिन बाद में हमारे भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन काल को हिंदू काल तथा मध्यकालीन काल को मुस्लिम काल कहा। क्योंकि मैं पहले ही पता था कि
प्राचीन काल एंशंट इंडिया में क्या होता था, वैदिक फॉर्म था, बौद्धिक धर्म था, जैन धर्म था, मतलब धार्मिक विकास हुआ था प्राचीन काल में, और जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म का अस्तित्व था प्राचीन काल में। और मध्यकालीन काल में मिडाइवल इंडिया में क्या हुआ कि मुगल एम्पायर आना स्टार्ट हो गया था, मुगल काल आ गया था, मुगल यहाँ पे एंट्री मार चुके थे, अकबर, बाबर, शाहजहाँ एक्सेट्रा। ठीक है, तो मध्यकालीन काल को हम मुस्लिम्स काल भी कह सकते हैं इसके बेसिस पे। आगे देखते हैं कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने के कारण 1885 से 1905 तक क्या होता है, मॉडरेट एरा रहता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि नरम दलीय नेता, जिसमें नरम दल वाली अलग बात हो। तो 1885 से 1905 तक मॉडरेट एरा रहता है, और 1905 से 1909 तक के एक्सट्रीमिस्ट एरा। इसके बाद ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हम आगे पीछे चलते ही रहता है, कभी एक्सट्रीमिस्ट आगे जाता है, कभी मॉडरेट्स आगे जाता है, ये चलते ही रहता है 1919 तक। ठीक है, 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कहा, कांग्रेस के सम्मेलन में सामाजिक धार्मिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। जब 1885 में कांग्रेस का इस्टेब्लिश्ड हुआ, तब उसके बाद हर साल के एंड में कांग्रेस का सेशन होना है, कांग्रेस का अधिवेशन होना है, जिसे वार्षिक अधिवेशन कहते हैं। और टिल आज तक भी कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन करते रहती है, वो भी दिसंबर के मंथ में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस 1886 में कांग्रेस अधिवेशन का लीड कर रहे थे कांग्रेस अधिवेशन को, तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि कांग्रेस में धार्मिक मामले पर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। मतलब उस टाइम हम सोच के चल रहे थे कि हिंदू तथा मुस्लिम कम्युनिटी दोनों एक साथ चल सकती है। ठीक है, 1889 में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाए जाएंगे जिसका मुसलमान विरोध करे। हम ऐसा कोई भी मुद्दा ही नहीं उठाएंगे जो कि मुसलमान विरोध करे और वो अलग होना चाहे हमारे कांग्रेस की पार्टी से। इसी सभी कारणों से बरूद्दीन तैयबजी, हामिद अली कांग्रेस से जुड़े रहे। ये सब कुछ अलग नेता जो कि याद रख लेना थोड़ा सा, जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे थे, बरूद्दीन तैयबजी और हामिद अली कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अब एक्सट्रीमिस्ट, ये तो मॉडरेट लीडर की बात हो गई, मॉडरेट लीडर क्या कह रहे हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर की हम देखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर में जैसे देख लो, बाल गंगाधर तिलक क्या करते, महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल करा रहे थे, गणपति फेस्टिवल। अरविंदो घोष स्वदेशी आंदोलन में गंगा डुबकी लगाएंगे। स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उस टाइम क्या है, अरविंदो घोष ने कि गंगा में डुबकी लगा और स्वदेशी को बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन करो, विदेशी बहिष्कार करो। और ये सारी बातें क्या हो रही थी, शायद मुसलमान को पसंद आ नहीं सकती थी और नहीं भी आई। ठीक है, ये बात शायद ही किसी मुसलमान को पसंद आ सकती थी, नहीं आई पसंद। ठीक है, 1905 में अंग्रेज विभाजन करेंगे बंगाल का। अच्छा, 1905 में आया था क्या, अंग्रेजों ने क्या किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लेके कि देखो यही था, फूट डालो और राज करो, मुस्लिम कम्युनिटी के लेके कि हम बंगाल के बड़े एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक को बना देंगे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ठीक है, मुस्लिम पूर्वी बंगाल को बना देंगे क्या, मुस्लिम प्रांत बना देंगे जहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम थे। हाँ, तो ये आइडिया अंग्रेज के, ये वाहियात आइडिया आया था अंग्रेज के दिमाग में, ब्रिटिशर्स के दिमाग कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। ठीक है, जिसे कि पूर्वी बंगाल को हम बना देंगे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, उस साइड मुसलमान ज़्यादा था। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, जिसके कारण देखो 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया था, और उसका फाउंडर आगा खान, मुस्लिम लीग का गठन का फाउंडर आगा खान। तो बहुत दिन तक हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद बहुत दिन तक हिंदू और मुस्लिम साथ में रह नहीं सके। 1906 आते आते ही मुस्लिम लीग का गठन हो गया। 1909 में पृथक निर्वाचन भी हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात करने लगे आप दोनों। ठीक है, कि मुस्लिम्स का अलग इलेक्शन हो, हिंदू कम्युनिटी का अलग इलेक्शन हो, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने लगे, पृथक निर्वाचन का। मुस्लिम लीग का सीट अलग हो, उसको आरक्षण मिले, ये सब की बात होने लगी। 1909 में BN मुखर्जी और लालचंद्र ने पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना भी कर ली। अब हिंदू कम्युनिटी में भी RSS, पंजाब महासभा, पंजाब हिंदू महासभा, बंगाल हिंदू महासभा, ये सब सारी अलग अलग छोटी छोटी सभाएं भी आयोजित होने लगी, गठित होने लगी। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर कांग्रेस ही ऐसी पार्टी नहीं बची रही 1909-10
आते आते, जो कि बस एक कांग्रेस ही लीड करेगी, क्योंकि 1906 में हम देखें मुस्लिम लीग अलग हो गया। 1909 में BN मुखर्जी और लाल चंद्र ने मिलकर क्या कर लिया, पंजाब हिंदू महासभा बना ली। ठीक है, अब 1915 में देखते हैं एक और सभा बनती है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसका अधिवेशन पटना के कासिम बाजार में महासभा की अध्यक्षता में हुआ। पटना के कासिम बाजार के महाराज की अध्यक्षता में हुआ। ठीक, 1925 में हम देखते हैं RSS का भी गठन हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, 1925 में KB हेडगेवार की अध्यक्षता में, KB हेडगेवार, ये सब याद रखना है। अब एक टाइमलाइन पे थोड़ा रिवीजन पीछे से आ जाते हैं। देखो 1916 में क्या हुआ था कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, लोई लखनऊ पैक्ट, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1920 में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। 22 के बाद 1925 में RSS का भी गठन हो गया था, RSS का। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन में कम्युनल राइट्स भी बहुत तगड़ा हुआ था। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट, जिससे कि जिन्ना खुश नहीं थे, और जिन्ना खुश नहीं होने के कारण एक ये मुस्लिम लीग और साइड लाइन होने लगी हम कांग्रेस की पार्टी से। और 14 पॉइंट प्लान भी रखा, 14 सूत्रीय बात रखी जिन्ना अलग होकर मुस्लिम लीग से, जबकि नेहरू रिपोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तो जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखा अपना अलग। अब देखते हैं कि 1930 से 1934 में CDM हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। इसी बीच में 1933 में क्या होता था, रहमत अली पाकिस्तान बनाने की मांग करने लगता है। रहमत अली जो पहला मांग रखा था, रहमत अली ने पाकिस्तान बनाने की। ठीक है, इलाहाबाद सेशन में देखते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात कर दिया था इलाहाबाद सेशन में। कांग्रेस के इलाहाबाद सेशन में मुस्लिम लीग ने, जो कि उसको लीड कर रहे थे, मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ इलाहाबाद में, जो कि उसको लीड कर रहे थे मोहम्मद इकबाल। इसमें क्या क्या सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात कर दी, एक मुस्लिम स्टेट अलग होना चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहे, ये सारी बातें हम देखने लगे थे। और 1937 में एक इलेक्शंस हुआ। इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि दोनों पार्टी का अलग अलग इलेक्शंस हुआ, हिंदूज का और मुस्लिम्स का। ठीक है, 1940 के लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी का रेजोल्यूशन पास करा लिया। 1943 में भी, देन 1947 तक आते आते पाकिस्तान का डिवाइड इंडिया का डिवीजन हो गया।